हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो इसके बारे में जो है आप लोगों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसकी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार मूल रूप से किसके लिए होता है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मूल अधिकार। एक मिनट रुक जाइए। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं हम। अब देखिए कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार क्यों जोड़ा गया और ये कहाँ से जोड़ा गया, इस सब के बारे में हम डिस्कस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। पहले इसकी विशेषता हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसके अनुच्छेद देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विशेषता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसके अनुच्छेद से ही ज़्यादा किससे पूछता है, तो विशेषता से पूछता है। इसलिए विशेषता पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ध्यान तो अनुच्छेद पर भी देना है कि जहाँ कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान है उसको उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन इसकी विशेषता पर भी आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो देखिए विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता है कि ये जो मौलिक अधिकार है यह किसी खास व्यक्ति के लिए है, ना कि यह किसी राजनीतिक पार्टी के लिए है, ना कि किसी कंपनी के लिए है, ना कि किसी संगठन के लिए है। यह किसके लिए है मौलिक अधिकार? तो किसी खास व्यक्ति के लिए है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भाई एक व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, वही जो है संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको बताता है। तो आप समझ गए कि मौलिक अधिकार यह किसको प्राप्त होता है, तो यह किसी खास व्यक्ति को प्राप्त होता है, ना किसी कंपनी को प्राप्त होता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी को प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, किसको प्राप्त होता है, तो किसी खास व्यक्ति को प्राप्त होता है। और 2 नंबर में दूसरा विशेषता क्या है, तो इस चीज़ को देखिए कि ये मौलिक अधिकार है, अगर किसी खास व्यक्ति को अगर प्राप्त हो रहा है, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। किसी में इतना पावर नहीं है कि कोई समाप्त कर दे। समाप्त करने का किसी में पावर नहीं है। हाँ देखिए, समाप्त कर कौन सकता है, तो संसद कर सकता है। वो भी कौन? जिसे 3 तलाक जैसे कानून था, वो भी एक मौलिक अधिकार ही था मुसलमानों के लिए, लेकिन वह इनडायरेक्ट रूप से वह अच्छा नहीं था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो वो सही नहीं था। 3 तलाक कानून, बहुत से ऐसे कानून अगर मौलिक अधिकार है, अगर वो अच्छा नहीं है व्यक्तियों के लिए, तो उसको संसद हटा सकती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस देखिए कि अगर किसी खास व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हो रहा है तो कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 नंबर में, इसे निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित जो है इसको कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो निलंबित कर सकते हैं। निलंबित का मतलब होता है ना सस्पेंड। जैसे एक बात बताइए, आप किसी नौकरी में हैं आप, अगर आप गलती करते होंगे तो आपको क्या किया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का मतलब ये थोड़ा ना है कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है, नहीं, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जैसे मान लीजिए कोई आक्रमण भारत के ऊपर हो गया, कोई युद्ध शुरू हो गया है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? मौलिक अधिकार को क्या कर देंगे, तो निलंबित कर देंगे। उसको समाप्त नहीं करेंगे, निलंबित करेंगे। इसके बारे में हम बताएंगे कि आपातकाल 3 तरह की होती है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय शासन। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना समझिए कि निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? समाप्त करने का या समाप्त करना मतलब कि संशोधन करने का अधिकार
किसके पास है? तो वो है आपको संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। देखिए संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, इस संसद के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार को समाप्त या संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। कब करेगा? जब देखेगा कि हाँ भाई ये जनता के प्रति यह सही नहीं है मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें संशोधन करना जरूरी है, तभी संशोधन या समाप्त कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि बताइए मौलिक अधिकार को समाप्त करने का पावर, शक्ति किसको दिया गया है? तो वह है संसद को है। शुरुआत में जो है ना संसद को यह अधिकार नहीं था, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। अब देखिए कितना नंबर था, या 3 4 नंबर था या पॉइंट। अब देखिए 5 नंबर में ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग नंबर 3 में रखा गया है। हमको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं? तो कुल भागों की संख्या 22 है, और अनुच्छेदों की संख्या कितना है? तो अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वर्तमान में भाग कितने हैं? तो 25 भाग हैं, और अनुच्छेद कितने हो गए हैं? तो लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। अनुसूची कितना है? तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना अनुसूचियाँ हो गई है? तो 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। तब देखिए यह 22 भागों में से किस भाग में जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की चर्चा है? तो भाग नंबर 3 में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 6ठा नंबर विशेषता क्या है? 6ठा नंबर विशेषता कहता है कि इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार किस मतलब मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक किसकी चर्चा है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या है? ये मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता है कि 60 देशों के संविधान को पढ़ करके लगभग 85% प्रावधान जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, और 15% जो है अपने देश से शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 85% प्रावधान जो है वो विदेशी है, 15% जो है क्या है? तो देसी है, ठीक है। तो बताइए यह कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर, अब देखिए भाग 3 को या मौलिक अधिकार को जो है हम क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। कहेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को। भाग किसको? 3 को। या भाग 3 न कह करके कहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है यह कौन सा शब्द है? तो देखिए अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, फ्रांसीसी भाषा में। लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन में किया गया। देखिए एक सम्राट थे ब्रिटेन का, जॉन किंग सम्राट ने 1215 ईस्वी में अपने सामंतों के दबाव में आकर, किसके दबाव में आकर? सामंतों के दबाव में आकर के वहाँ की जो जनता थी उसको अधिकार देने की घोषणा किया। किसने? जॉन किंग ने। क्या देने का घोषणा किया? तो अधिकार देने की घोषणा किया। उस अधिकार को क्या कहा गया? तो उस अधिकार को जो है अधिकार को हम क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा, क्योंकि उस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आपको ये भी पता अभी बताए हैं कि फ्रांसीसी भाषा में जो है फ्रांसीसी भाषा में हम अधिकार को क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए मेरा जो ये मौलिक अधिकार है ये कैसा है? अस्थाई है कि अस्थाई है? तो मौलिक अधिकार जो है ये अस्थाई नहीं है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कैसा है? तो अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं है मतलब क्या है? तो अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। क्या है? तो अस्थाई है, ठीक है। कैसे? अब देखिए मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक है। आप उसमें चाहेंगे तो घटा बढ़ा सकते हैं। जिससे आपको पता है आगे पढ़ाएंगे कि ये 21 का क, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार
शिक्षा को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, लेकिन ये पहले ये प्रावधान जो है नहीं था, ये अनुच्छेद नहीं था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया। तो अगर बताइए, अगर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अगर अस्थायी रहता तो क्या 21 के क को जोड़ा जाता? तो कह सकते हैं ना कि मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार जो है यह अस्थायी नहीं है, ये क्या है तो अस्थायी है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर पॉइंट क्या है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? देखिए सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? तो वह लेता है सुप्रीम कोर्ट। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। मूल अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर राज्य में जाना है तो राज्य के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। और अनुच्छेद 226 कहता है कि अगर आप राज्य में जाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। यानी आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 का तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसके सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? तो सबका सुप्रीम कोर्ट लेता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर हाई कोर्ट से भी अगर नहीं हो तो हाई कोर्ट कहाँ भेजता है? सुप्रीम कोर्ट में भेजता है। इसलिए कहते हैं कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर, ये जो मौलिक अधिकार है यह वाद योग है। वाद योग है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। यह वाद योग है, जिससे आप मान लीजिए कि आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। वाद योग का मतलब होता है बातचीत करना, अपने मौलिक अधिकार को फिर से शुरू करवाना। वही क्या कहलाता है? वाद योग कहलाता है। समझ में आ गया? तो कह सकते हैं ना कि मेरा जो मौलिक अधिकार है वो कैसा है? तो वाद योग है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है 12 नंबर। 12 नंबर पॉइंट क्या है? तो आपसे कहेगा कि बताइए कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने किया था? ठीक है, और कब किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? तो कराची अधिवेशन कांग्रेस का जो है 1931 में अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कराची में रखा गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में ही ब्रिटिशों से मतलब ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की गई। ठीक है, मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप जो है ना तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन जब रखा गया था, कराची अधिवेशन हो रहा था, उसी अधिवेशन में जो है ना ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है कैसे समाप्त हो सकता है, किस स्थिति में समाप्त हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अभी आपको बताया है ऊपर 3 नंबर पॉइंट बताया है कि निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। कितना नंबर पॉइंट हो गया है? तो 12 नंबर हो गया है। तभी हम देखेंगे कितना नंबर? तो 13 नंबर। ठीक है, अब देखिए आपातकाल की चर्चा किसमें है और आपातकाल कौन सा आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार समाप्त होती है। इसको थोड़ा सा आप जान जाइए। तो आपातकाल 3 तरह से होते हैं। आपातकाल कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगाया जा सकता है देश के अंदर। वो कौन कौन तरीका होता है? तो एक बाह्य आक्रमण। कहता है कि अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया, ठीक है, बाह्य आक्रमण मतलब किसी ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है, किसी दूसरे देश ने, तब अब राष्ट्रीय आपात ठीक है लागू होगा। और 2 नंबर में कहता है कि युद्ध की स्थिति में, अगर युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन युद्ध से बहुत बड़ा जो है ना हानि पहुंचने वाली है देश की जनता के ऊपर, देश के ऊपर, तब भी हम क्या लगा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद युद्ध हो गया, युद्ध के समय में। 3 में क्या होता है? ठीक है, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति। पहले जो है ना आंतरिक अशांति के नाम से ही जाना जाता था, जो 1975 में पहली बार लगाया गया था। आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक
अशांति, या इसी को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ये 3 स्थिति अगर होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या लागू किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, जिसकी चर्चा 352 में है। जैसे ही ये 352 लागू होता है, वैसे ही 358 जो है 358 अनुच्छेद आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही घोषणा हुआ कि 352 मतलब कि लागू हो गया, वैसे ही 358 क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और जैसे ही 358 लागू होता है, वैसे ही आपका जो है अनुच्छेद 19 जो संविधान का आत्मा कहा जाता है, सॉरी, संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। किसको? रीढ़ का हड्डी अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। इसमें आपको बोलने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ज़मीन खरीदने की आज़ादी, संगठन करने की आज़ादी, ठीक है, मतलब सभा करने की आज़ादी, जितने तरीके से मतलब है आज़ादी आपको 19 में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 को जो है ना क्या कहा जाता है, तो रीढ़ कहा जाता है। यह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और राष्ट्रपति जो है अन्य मौलिक अधिकार को 359 के तहत भी समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, वैसे ही ये स्टार्ट क्या हो जाता है, वैसे लागू हो जाता है 358। 352 यहाँ पर लागू हुआ, 358 अपने आप शुरू हुआ। 358 जैसे शुरू होगा, उसमें अनुच्छेद 19 को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि एक तो 19 ही तो नहीं है, 12 से लेकर के 35 तक है, और भी आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 359 के तहत जो है राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार को भी समाप्त करने का इनको अधिकार दिया गया है 359 के तहत। तो समझ में आ गया पहला आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अब अगला देखते हैं 356 के तहत। पहले इसी में देख लीजिए 1 मिनट। अब जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मौलिक अधिकार तो समाप्त कर दिया जाता है। अब 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, यह किसी विशेष राज्य के लिए होता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो विशेष किसी राज्य के लिए होता है, विशेष राज्य के लिए होता है, विशेष रूप से राज्य के लिए होता है। मान लीजिए कि राज्य सरकार से अपना राज्य नहीं चल पा रहा है, नहीं सुधर पा रहा है, मुख्यमंत्री जो है ना इस्तीफ़ा दे दिए हैं, वहाँ पे दूसरा कोई है सरकार चलाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या लागू हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ये 356 में किस चीज़ की चर्चा है, तो राष्ट्रपति शासन। इसमें आपका जो है मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होती है, मौलिक अधिकार, इसमें मौलिक अधिकार जो है ना समाप्त नहीं होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या मौलिक अधिकार समाप्त होती है, तो मौलिक अधिकार इसमें समाप्त नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इससे मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है। फिर एक और आपातकाल होता है, आपात की चर्चा 360 में है, जिसको हम वित्तीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, जैसे ही देश में वित्तीय आपात लागू होता है, आपके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता। वित्तीय आपात में भी आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट समाप्त नहीं किया जाता है। तो समझ में आ गया। तो फंडामेंटल राइट आपका जो है कब समाप्त होता है, तो 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब इसको समाप्त किया जाता है। और इसमें भी देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, बाह्य आक्रमण होगा, और युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो है आपका मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है। लेकिन वहीं आंतरिक अशांति यानी कि सशस्त्र विद्रोह के अगर समय में अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो आपका जो है ना मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो समझ गया आपातकाल। तो आपातकाल की चर्चा 352, 56 और 60 में है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट कितना नंबर है, ये कितना नंबर पॉइंट था, तो ये था आपका 13 नंबर। अब देखते हैं हम 14 नंबर। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि मूल संविधान में 14 नंबर, अरे 14 नंबर नहीं यार, 13, हाँ 14 नंबर, सॉरी। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने थे। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की संख्या जो है 7 थी। फंडामेंटल राइट की संख्या, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 6 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार इस चीज़ को पूछा हुआ है कि मूल संविधान में
कितने तरह के मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो 7। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। इसमें किसको समाप्त कर दिया गया? 7 से 6 किसको कर दिया गया? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद कहाँ था? तो अनुच्छेद 31 में था। तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। ये कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया? तो 300 का ए में या 300 के क में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। संपत्ति के अधिकार को जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था? जैसे मान लीजिए बढ़िया समझिए कि अगर रास्ता निकल रहा है, मान लीजिए कि इसमें आपका हाईवे निकल रहा है और आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे घर है, लेकिन यहाँ इसमें हाईवे निकालना एकदम ज़रूरी है। तो पहले क्या था कि यहाँ पे जिसका ज़मीन है वो कहता था कि हम जो है ना, हम ज़मीन नहीं देंगे। अब बताइए, सरकार को जब ये ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आता था, तो भाई इसको आप क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती तो हटवा नहीं सकते हैं। अगर हटवाएंगे तो कहाँ चल जाएगा? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो यह रक्षक होता है आपका मौलिक अधिकार का, यह रक्षा करेगा। तो भाई यह सरकार समझ रही थी कि भाई ऐसे होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार। ये अगर बोल रहा है कि हम नहीं हटेंगे तो काम करते हैं, हाईवे को ऐसे हम लोग घुमा लेते हैं। बताइए, ऐसे घुमाएगा तो क्या खर्च ज़्यादा सरकार की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समस्या पैदा होगी। मान लीजिए कि इस रास्ते में भी कोई मिल गया, कहा कि हम जो है ना हमारा भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, हम भी नहीं देंगे, हम घर बनवाए हुए हैं, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता था। तो संसद बोली कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को क्या करना होगा? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना होगा मौलिक अधिकार से। इसीलिए मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता था? तो अनुच्छेद 31 में आता था। इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार पहले 7 थी, अभी वर्तमान में कितने हो गई है? तो वर्तमान में हो गई है आपका 16 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? तो 300 के ए में या 300 के क में रखा गया है, जिसको आप मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रह गई है, यह एक कानूनी अधिकार हो गई है। अगर रास्ता निकल रही है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ज़मीन है, ठीक है, तो आप सरकार निकालेगी, आपको पैसा दे देगी, जितना इसका दाम होगा कोर्ट से आपको पैसा दिलवा देगी और आपको हटा देगी। आप नहीं हटिएगा तो तोड़ ओड़ के हटा देगी, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। तो समझ में आ गया? अब देखिए, तो ये 6 तरह के जो मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7 तरह के होते हैं, एक तो ख़त्म हो गया, तब 6 तरह के मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन है? तो देखिए, पहला है आपका, इसको पहला कौन है? तो पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से लेकर के 18 तक है। समता या समानता का अधिकार का चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद 2 में है स्वतंत्रता का अधिकार। किस चीज़ का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर के 22 तक है। और 3 में क्या है? तो 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, एक मिनट, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से लेकर के 24 में है इसकी चर्चा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 4 नंबर में क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो 25 से 28 में है, 25 से 28 में है। और 5 नंबर में क्या है? तो 5 नंबर में है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह किस में है? इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी चर्चा 29-30 में है, 29-30 में है। 6 नंबर में कौन था? तो संपत्ति का अधिकार। 6 नंबर में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस में था? तो अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में जिसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आपको बताया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और संपत्ति के अधिकार को कब कहाँ रख दिया गया? संपत्ति के अधिकार को तो आपका 300 के ए में रखा गया है।
और देखिए 7 नंबर में कौन है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा किस में है, तो 32 में है। तो देखिए 6 नंबर तो है ही नहीं, तो कितना बचा, 7, 1 2 3 4 5 और 6 है कि नहीं है। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। समझ में आ गया। तो चलिए अब एक एक करके हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। अब देखिए शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट आप देख लिए, मौलिक अधिकार देख लिए, यह कितने तरह के लोगों को प्राप्त होते हैं, कौन कौन लोगों को प्राप्त होते हैं, कौन कौन लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। तब जो भारत के हैं, भारत के लोग में तो कोई भाई झंझट ही नहीं है, वो तो सबको प्राप्त होगा मौलिक अधिकार। लेकिन यह जो झंझट है केवल विदेशी नागरिकों में है। ठीक है। तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। कितने तरह के लोग रहते हैं भारत में, 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो आपका भारतीय हैं, तो भारतीय में तो कोई झंझट ही नहीं है। अब जितने भी प्रावधान है सब प्रावधान भारतीयों को प्राप्त होगा। जितने मौलिक अधिकार है सभी मौलिक अधिकार जो है, मतलब फंडामेंटल राइट, सब किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त ही है। लेकिन यह मेन दिक्कत हो जाता है किसके लिए, तो विदेशी के लिए, जो विदेशी नागरिक है। क्या इनको सभी के सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो नहीं, इनको सभी के सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ करके बाकी जो बचता है उस सभी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अरे भाई, भारतीय नागरिक को तो सभी के सभी प्रावधान 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन विदेशी नागरिक को इसको छोड़ करके, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन अब देखिए इसमें तो कहीं 22 की चर्चा नहीं है। अब विदेशी नागरिक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मित्र देश के विदेशी नागरिक, एक होते हैं शत्रु देश के विदेशी नागरिक। तो जो शत्रु देश के जो विदेशी नागरिक है उनको अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता, अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो मित्र देश के जो विदेशी नागरिक है उनको अनुच्छेद 22 प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं जो मित्र देश के हैं उनको 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा सभी प्राप्त होते हैं, और जो शत्रु देश के हैं उनको 15, 16, 19, 29 और 30 और 22 ये प्राप्त नहीं होता है। इसको छोड़ करके जो बचेगा मौलिक अधिकार वही प्राप्त होगा, किसको, तो शत्रु देश के। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछ देता है। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक भी तो कर दीजिए, केवल आप देखते जा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके, जो अनुच्छेद है उसको देखेंगे अब हम। तो देखिए हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, संविधान में 6 तरह के अभी बचा हुआ है। तो 14 से शुरू है, तो अभी 12, 13 कहाँ गया था, 12, 13 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 क्या है, तो यह राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा को बताता है अनुच्छेद 12। देखिए भारतीय संविधान में जहाँ भी आपको राज्य शब्द देखने को मिला तो समझिए कि राज्य का मतलब होता है भारत सरकार। भारत सरकार के लिए जो है राज्य का यहाँ पे यूज किया गया राज्य नाम का। ठीक है। तो भारत सरकार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये राज्य जो है किसी भी संस्था को कह सकते हैं। किसको हम राज्य कह सकते हैं, तो किसी संस्था को या किसी देश को या किसी को भी राज्य कहने के लिए कुछ शर्तें होती है, उस शर्त को फुलफिल करना पड़ता है। वो शर्त क्या है, तो एक में उस देश के पास, वो देश राज्य का दर्जा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो राज्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, उसके लिए पहला शर्त क्या है राज्य के लिए, इसको भी आप याद रखिएगा। पहला शर्त है कि उसके पास भूभाग होना चाहिए। भूभाग मतलब उसके पास खुद का ज़मीन होना चाहिए। तो भारत के पास खुद का ज़मीन है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद 2 नंबर में कहता है कि उसके पास जनसंख्या होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, तो जनसंख्या होना चाहिए। एक बात बताइए, भारत जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पर चला गया है, तो बताइए भारत के पास जनसंख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 नंबर में कहता है कि इसकी सरकार होनी चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए। तो भारत के पास खुद की सरकार है कि नहीं है, कोई विदेशी सरकार थोड़ी ना है। और 4 नंबर में कहता है, 4 नंबर में कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन अगर लेना है
किसी भी देश के मतलब अब देश के प्रति अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम लोग ले सकते हैं, हमारे देश की सरकार ले सकती है। ठीक है, तो बताइए इस चारों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं भारत कर रहा है। इसलिए भारत को हम क्या कह सकते हैं, राज कह सकते हैं कि नहीं राज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। किसी भी संस्था को अब कुछ, जैसे संसद को ले लीजिए, एक संसद के अंदर लोकसभा का मतलब जैसे लोकसभा को ले लीजिए, अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है, होता है खुद का, उसके पास अध्यक्ष है, खुद का जो है ना एक एरिया होता है संसद के लिए, जनसंख्या भी उसके अंतर्गत है, सरकारें भी है उसके अंतर्गत, मतलब अध्यक्ष हो गया तो सरकारें ना हो गया, तो संसद को हम राज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। संप्रभुता नहीं है उसके अंतर्गत, अगर कोई निर्णय लेना होगा तो उसका अध्यक्ष नहीं ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि भारत जो है अभी तो राज का दर्जा मिल गया है, राज है एक, लेकिन 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि भूभाग तो था भाई, जनसंख्या भी था, लेकिन सरकार भारत की नहीं थी। सरकार किसकी थी? तो ब्रिटिश की थी। सरकार किसकी थी? तो ब्रिटिश की थी। और संप्रभुता क्या भारत के पास था? नहीं था। अगर कोई निर्णय लेना पड़ता था तो ब्रिटिश सरकार ही लेता था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक राज्य हुआ नहीं करता था। ठीक है, तो समझ में आ गया राज्य के प्रति। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 जो है हमको किसके बारे में परिभाषित करता है? तो राज्य को परिभाषित करता है। देखिए राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। हम बताएं ना कि जो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ठीक है, ये फुलफिल करे इस चारों शर्त को, वो क्या है? तो राज्य है। देखिए यहाँ राज्य के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है? तो संसद आ जाएगी। हम जानते हैं कि जो है केंद्र लेवल का यानी कि सेंट्रल लेवल का अगर कोई कानून बनाना है तो संसद ही बना सकती है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, फिर कौन आ जाएगा? तो विधानमंडल आ जाएगा। विधानमंडल क्या होता था? देखिए जैसे केंद्र के लिए कानून, अगर केंद्र लेवल का कानून अगर बनाना है तो संसद बनाएगी, मतलब केंद्र में अगर कानून बनाना है तो संसद बनाती है। अगर किसी स्टेट में, ठीक है, राज्य में अगर बनाना है तो कौन बनाता है? तो विधानमंडल बनाती है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तथा सरकारी या गैर सरकारी संस्था हो जाएगी, सरकारी या गैर सरकारी, ठीक है, प्राइवेट हम कह सकते हैं, प्राइवेट संस्था हो जाएगी। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? तो आपके राज्य के अंतर्गत आता है। तो सिंपल भाषा में याद रखिए आप कि अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 ये हमको क्या बताता है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। बस हो गया। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर कितना। तो अनुच्छेद नंबर अब देखेंगे हम लोग 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो देखिए अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार की रक्षा। मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में, मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में बताता है। इसी में अल्पीकरण, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। अल्पीकरण के बारे में बताता है, या न्यायिक पूर्णाविलोकन, न्यायिक पूर्णाविलोकन, ठीक है, या जुडिशियल रिव्यू। एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान ले दीजिए कि न्यायिक पूर्णाविलोकन है, यह भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है। किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पूर्णाविलोकन की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, मतलब किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 13 में और 32 में और 226 में यह कैसा है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से है, मतलब मानते हैं कि हाँ, मतलब इसका मतलब यही हुआ। कैसे इसको मान लेते हैं कि अनुच्छेद 13 को कि यह न्यायिक पूर्णाविलोकन है, या 32 को या 226 को? तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए एक चीज़ को आप बता दें कि न्यायिक पूर्णाविलोकन या लिखित रूप से किस देश के संविधान में है? तो अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, किस देश के संविधान में है? तो अमेरिका के संविधान में है। तो चलिए इसको समझते हैं न्यायिक पूर्णाविलोकन के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए 13 का जो एक है अनुच्छेद, वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना है, कानून बना है और वह कानून संविधान के संगत नहीं है,
संगत, संविधान के संगत नहीं है, मतलब संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान को फुलफिल नहीं करता हो, संविधान से उल्टा हो, ठीक है, तो उसको जो है ना वो मान्य नहीं होगा, वह मान्य नहीं होगा। पहले समझ लीजिए बढ़िया। 13 का क्या कहता है? कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना है, अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान को फुलफिल नहीं कर रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं हो, तो उसको हम लोग मानेंगे नहीं, मतलब वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। 13 का 2 क्या कहता है? 13 का 2 कहता है कि 26 जनवरी 1950 1950 के बाद भी 1950 के बाद भी अगर कोई कानून बनता है, अगर कोई कानून बनता है और वो भी संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी मान्य नहीं होगा, ये भी मान्य नहीं होगा, ये भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 2 को तो देख लीजिए, अब देखिए तीसरा देखते हैं, उसके बाद फिर हम न्यायिक पूर्णावलोकन को समझाएंगे। अभी 13 का 3 में क्या कहता है? 13 का 3 कहता है विधि को स्पष्ट किया है, विधि या कानून को स्पष्ट किया है। देखिए विधि या कानून को क्या किया है? तो स्पष्ट किया है, स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कहा है कि देखिए विधि जो है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक में होता है अस्थाई कानून, ठीक है। अस्थाई कानून तो संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो लोकसभा और राज्यसभा आता है, लोकसभा और राज्यसभा आता है, ठीक है। अब देखिए संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब भी आते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक है, संसद के अंतर्गत मेनली कौन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। और दूसरा जो होता है अस्थाई कानून होता है। अस्थाई कानून का दूसरा नाम है अध्यादेश। तो अस्थाई कानून को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? तो अध्यादेश कहते हैं। तो देखिए अस्थाई कानून ये संसद के द्वारा बनाया गया कानून अस्थाई होता है, ठीक है। और अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो अध्यादेश जारी करता है आपका राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है। 1 मिनट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन लोगों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए कि संसद की अनुपस्थिति है, संसद का बैठक नहीं हुआ है, संसद उपस्थित नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा संसद में उपस्थित नहीं है और कानून को बनाना एकदम अर्जेंट है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि राज्य लेवल में आपका विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का मतलब कि अनुपस्थिति है, वह विधान परिषद की अनुपस्थिति है, तब भाई कानून का अर्जेंट है तो कानून बनाएगा कौन? तो कहा जाता है कि जब अनुपस्थिति हो संसद में, आपको लोकसभा राज्यसभा की अनुपस्थिति हो, कानून को बनाना एकदम जरूरी है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाया जाता है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में, ठीक है। यह कैसा होता है? तो यह अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद कितने में जो है आपको कानून बनाते हैं? तो 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत जो है ना अस्थाई कानून ये भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उपराज्यपाल जो है 239 का क के तहत जो है ना ये भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे बढ़िया से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अस्थाई कानून का मतलब क्या होता है? अध्यादेश को ही हम अस्थाई कानून कहते हैं। ये कितना महीना के लिए मान होता है? तो 6 महीना के लिए ही मान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 6 महीना के लिए। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितना दिन की रहती है? तो 6 महीना की वैलिडिटी इसकी रहती है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन करेगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। उसके बाद राज्यपाल के तो 213 में है, उपराज्यपाल का 239 के कम में है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए इसको हमको जो है ना 13 का 3 होगा, 13 का पहले 4 बताते हैं, उसके बाद फिर हम न्यायिक पूर्णावलोकन को समझेंगे। 13 का 4 में क्या है? यह 13 का 4 यह मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है ना 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको जोड़ा गया और कहा गया कि यह 368 से एकदम भिन्न है,
मतलब इसको 368 से भिन्न माना गया, भिन्न माना गया मतलब अलग माना गया। ठीक है, 368 में क्या है, संविधान संशोधन की चर्चा है, मतलब किसी अनुच्छेद को अगर संशोधन करना है किसी अनुच्छेद में, ठीक है, या किसी अनुच्छेद को अगर कुछ शामिल करना है, जोड़ना है, जैसे 21 था पहले, अब 21 का बन गया तो उसमें संशोधन किया गया था, किसके तहत संशोधन किया गया था, 368 के तहत ही संशोधन किया जाता है। लेकिन 13 के 4 को जो है ना 368 से कहाँ रखा गया है, तो बाहर रखा गया, 368 से भिन्न रखा गया है, मतलब अलग रखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। 13 का 1 में क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना है और संविधान के अनुरूप नहीं है, मतलब संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको मान्य नहीं होगा। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 के बाद भी कोई कानून बना है अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको भी यह मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब 13 और 13 का 2 ये क्या कर रहा है, ये रिव्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जुडिशियल रिव्यू दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए इस अभी भी नहीं समझ आया होगा, थोड़ा सा और हम समझा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। देखिए, मान लीजिए यह कार्यपालिका है, कार्यपालिका, ठीक है, यह विधायिका है, विधायिका, उसके बाद यह न्यायपालिका है, यहाँ पे आप न्यायपालिका लिख सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका, चलिए लिख देते हैं, न्यायपालिका हो गया। अब देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री और इनसे संबंधित मंत्री गण भी आ सकते हैं। इसमें कौन आता है, तो लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। अब देखिए कार्यपालिका ने कोई काम किया, ठीक है, लेकिन वो सही किया है कि नहीं किया है, अपने अनुसार तो भाई ये सही किया है, गलत भी तो कर सकता है ना। विधायिका ने विधि का निर्माण किया, क्या किया, तो विधि का निर्माण किया, विधि का निर्माण किया। अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, 1 मिनट रुको। ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा मिल करके विधि का निर्माण किया। विधायिका का मतलब विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण किया। अब भाई विधि का निर्माण कैसे किया है, नहीं किया है, इसका जांच, ये दोनों का जांच कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह आदेश है कि कार्यपालिका जो कार्य की है वो सही की है कि नहीं की है, उसका आपको रिव्यू करना है। ठीक है, और विधायिका जो है विधि का जो निर्माण की है यह सही निर्माण की है कि नहीं है, या व्यक्तियों के लिए यह सही है कि नहीं है, इस सब का मतलब कि रिव्यू यानी कि जांच कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा। तो आप खुद बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत इसकी है शक्ति, और हाई कोर्ट को जो है ना 226 के तहत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बताए हैं कि अगर पहले है 26 जनवरी 1950 से पहले कोई कानून बना है वो अनुरूप नहीं है तो यह मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा मतलब ये भी अधिकार देता है, अनुच्छेद 13 भी अधिकार देता है कि मतलब कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। तो हम कह सकते हैं ना कि जुडिशियल रिव्यू की चर्चा 13, ठीक है, 32 और 226 में है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ भी रिव्यू तो कर रहा है ना कि कार्यपालिका जो मन वो काम करे, विधायिका जो मन वो नियम बना दे, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आपके जांच करने के लिए यहाँ पे कौन बैठा है, आपके पिताजी बैठे हुए हैं न्यायपालिका साहब यहाँ पे, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ये जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने का, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय जुडिशियल रिव्यू देने का 3 अनुच्छेद में यहाँ पे चर्चा है कि नहीं है, 13, 32 और 226 में। ठीक है, तो ये जो है संगत मतलब क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब एक एक करके जो हम लोग का मौलिक अधिकार जो है 14 से 18, ठीक है, उसके बाद 19 से 22 जो है उसको हम आपको बताने का कोशिश अभी कर रहे हैं। बढ़िया से ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए पहला कौन है, तो पहला है समता या समानता का अधिकार। पहला कौन है, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार की चर्चा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो 14 से लेकर के 18 तक है। 14 से लेकर के 18 तक में किसकी चर्चा है, तो समता या समानता का अधिकार। अब देखिए पहले शुरू करेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 14 कहता है विधि के
समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ? कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए क्या है? सबके लिए बराबर है। वो गरीब हो, वो अमीर हो, ठीक है, ये नहीं देखा जाता है वो मतलब कि नीची जाति से हो या ऊंची जाति से हो, मतलब सबके लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह छोटी जाति से है, नीची जाति से है, ठीक है, या गरीब है या अमीर है, ठीक है, सबके लिए विधि समान है, मतलब समान है, इसमें कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना भेदभाव कुछ किया गया है, भेदभाव क्या कि इसको नहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसको अपवाद में रखा गया। अपवाद में क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है ना इसमें क्या रखा गया? अपवाद में रखा गया। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। राष्ट्रपति राज्यपाल पद पर रहते हुए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अगर गलती करते हैं तो राष्ट्रपति या राज्यपाल पर वह लागू नहीं होगा जो सभी जनता पर लागू होगा। मतलब विधि के समक्ष जो समानता अनुच्छेद 14 कहता है वहीं कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर यह लागू नहीं होता है। मतलब पद पर रहते हुए अगर यह है तो इनको क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल को सज़ा माफ़ करने, खुद का सज़ा जो है ना माफ़ करने का अधिकार है, किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कुछ सज़ा मिला तो भाई कहेंगे कि हाँ हमको तो जो है ना सज़ा माफ़ करने का खुद अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, सज़ा माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना खुद का सज़ा माफ़ कर सकते हैं, राज्यपाल भी अपनी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो बताइए इसके अनुरूप ये क्या हो रह पाएंगे दोनों? तो इनको जो है ना इससे अलग रखा गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो है ना आप आदेश भी नहीं दे सकते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये कीजिए वो कीजिए, आप आदेश भी नहीं दे सकते हैं। तो दो चीज़ों में इनको जो है ना शामिल नहीं किया गया। एक तो विधि के समक्ष समानता इनके ऊपर लागू नहीं होता है, उसके बाद परमादेश मतलब आदेश इनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद नंबर 14 आप समझ गए कि राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ करके जितने भी हैं उन सभी के ऊपर कानून समान है, मतलब विधि के समक्ष समानता। समझ में आ गया? चलिए अब शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है सामाजिक समानता क्या कहता है कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें एकदम समानता बना करके रखिए। आप किसी के साथ जाति के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, ठीक है, आप किसी के साथ लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक समानता, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, और लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर मतलब कहने का मतलब, ठीक है, आप बड़े जात के हैं तो आप छोटे जात के हैं, आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं तो आप चमार हैं तो आप डोम हैं, इस तरह आप जाति के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है तो आप लड़की हैं, आप लड़का है मतलब लड़की लड़का के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो लड़की है तो ये भी इतना काम करेगी, या पुरुष है तो ये भी इतना काम करेगा, नहीं, सबके लिए समानता, एकदम समानता होना चाहिए। और स्थान कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी चिड़ियाघर में गए, ठीक है, चिड़ियाघर में या कहीं पर संसद भवन में कहीं भी आप घूमने के लिए गए, ठीक है, अब वहाँ पे भी आप भेदभाव करने लगे तो किसी स्थान के अनुरूप भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर सामाजिक समानता के आधार पर औरत भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, लेकिन औरत प्रेग्नेंट है, औरत क्या है? प्रेग्नेंट है। अब भाई वो काम करेगी क्या? नहीं ना करेगी। तो उसके लिए अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सामाजिक समानता तो है सबके लिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो है औरतों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मतलब अगर डिलीवरी है तो उसको इसके आधार पर लेकर के नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बेचारी डिलीवरी में है उसको कहें कि नहीं तुम भी काम करो, तुम नहीं करोगी तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है। बहुत से विभाग है जिसमें पितृत्व अवकाश भी दिया गया है। पितृत्व अवकाश
पितृत्व अवकाश दिया गया है। ठीक है, पितृत्व अवकाश दिया गया, जैसे रेलवे है, रेलवे में भी पितृत्व अवकाश है, 15 दिनों का मिलता है। अगर बच्चों का जन्म होता है तो कोई भी जेंट्स भी पितृत्व अवकाश लेकर के घर जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 भी समझ गए, अनुच्छेद 14 भी समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 16 नंबर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अवसर की समानता। क्या कहता है? अवसर की समानता। अवसर की समानता, अवसर की समानता या लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन ये क्या है? अवसर मतलब मान लीजिए कि अगर कोई नौकरी निकला है, अब नौकरी में भाई कहने लगे कि नहीं उसमें भेदभाव होना चाहिए, हम बड़े जात का हैं तो हमको जो है ना ज़्यादा हमको उसमें मतलब मौका मिलना चाहिए, छोटे जात का है तो उसको कम मौका मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं, अनुच्छेद 16 कहता है कि बाबू समझिए, अवसर की समानता या लोक नियोजन की समानता अगर राज्य के भीतर, राज्य बोले हैं ना भारत सरकार, ठीक है, राज्य के भीतर होने वाली नियुक्ति, अगर राज्य के भीतर अगर कोई नियुक्ति होती है या नियोजन होती है तो उसमें जो है ना सबको समान अवसर मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? तो समान अवसर मिलेगा। मतलब अगर कोई नौकरी का फॉर्म आया है तो एकदम सबके लिए बराबर है, कोई भी उसमें जो है ना भर सकता है, वो छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो, ठीक है, वो गरीब हो या वो अमीर हो, इसमें ये सब नहीं देखना है कि वो छोटी जाति से है तो वह नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकता है। अवसर की समानता का मतलब ही होता है कि सबको समान, एकदम सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है, सबको समान नौकरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है तो ध्यान दीजिए। मूल संविधान जो था, मूल संविधान में जो है एसी एसटी को कहा गया कि देखो समान अवसर तो मिलेगा, अवसर की समानता तो है, लेकिन एसी एसटी को भाई छोड़ करके, क्योंकि बेचारे बहुत दबे हुए हैं। ठीक है, ये पढ़े लिखे साफ नहीं है, तो इनको अगर आगे बढ़ाना है ना तो इनको इससे थोड़ा सा अलग रखा जाए, इनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए। एसी एसटी को क्या दिया जाए? तो आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो देखिए तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता, सबके लिए समान अवसर मिलेगा, लेकिन एसी एसटी को छोड़ करके मूल संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या उस समय ओबीसी को आरक्षण मिलता था, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता था? तो नहीं मिलता था। ठीक है, बाद में जा करके ओबीसी को भी आरक्षण मिला। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 27% तक आरक्षण मिला। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला, कितने प्रतिशत? तो 10%। ओबीसी को आरक्षण कहा गया कि भाई ओबीसी वाले हैं तो इसमें भी तो कुछ मतलब कि नीचे तबके के लोग हैं, मतलब इसमें भी गरीब लोग हैं, इसमें भी तो अनपढ़ लोग हैं, इनको भी क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो अगर आगे बढ़ाना है तो इनको क्या होना चाहिए? इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलना चाहिए 10% तक, इसमें भी तो है। तो मूल संविधान में जो अवसर की समानता थी ये किसके लिए थी? तो समान वर्ग के लिए थी, ओबीसी के लिए थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए भी थी, सबके लिए भी थी। लेकिन बाद में आगे चल करके, ठीक है, सबको किया गया, लगभग ओबीसी को आरक्षण 27% 1990 में लागू कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण जो है ना 2019 में लागू कर दिया गया। तो बच कौन गया? केवल जनरल यानी ईवार कैटेगरी से जो आते हैं, सामान्य कैटेगरी से जो ना एसी एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ना ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, वह जनरल में आते हैं, सामान्य में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ही केवल अब 16 बचा हुआ है। ठीक है, समान तबके के लोगों के लिए, और नहीं ऐसी बात नहीं, ओबीसी के लिए, ओबीसी में भी है। ओबीसी में कहा गया है कि जिसका जो है ना अगर सालाना आय है यानी सालाना इनकम 8 लाख से कम है, उसको रखा जाएगा ओबीसी के अंतर्गत, उसको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो 27% से जो ऊपर है, जो 8 लाख से जिसका इनकम जो है अधिक है, ऊपर है, उसको आपको जो आरक्षण 27% नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ओबीसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता या लोक नियोजन की समानता, नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ओबीसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओबीसी की आरक्षण की बात मूल संविधान में नहीं था, ये तो सबको पता है, अभी हम भी पता है कि ओबीसी की आरक्षण की बात मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना किया गया 1953 में। प्रथम पिछड़ा
पिछड़ा आयोग प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1953 में किया गया। प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना कब किया गया? 1953 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में। काका कालेकर की अध्यक्षता में। काका कालेकर की अध्यक्षता में अगर देखा जाए अपने देश में मेजोरिटी में अगर कोई है तो ओबीसी वाले हैं। लेकिन प्रथम पिछड़ा आयोग का स्थापना 1953 में हुआ कि भाई ओबीसी वालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उस समय जो है ना कांग्रेस की ही सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो क्या किए थे? इसका विरोध किया लोग। कांग्रेस वाला जो है ना नहीं चाहा कि हाँ पिछड़ा वर्ग को जो है ना आरक्षण मिलना चाहिए। आज आरक्षण पर बहुत हाला करता है सब कांग्रेस वाला, लेकिन उस समय विरोध किया था कि नहीं ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर विरोध नहीं करता तो उसी समय जो है ना पिछड़ा आयोग यानी कि ओबीसी को जो है आरक्षण मिल गया रहता। ठीक है। लेकिन दूसरा पिछड़ा आयोग बाद में फिर इसको चालू किया गया। आरक्षण के मांग तो हमेशा चालू ही रहती है। दूसरा पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1979 में हुआ। कब हुआ? 1979 में हुआ। ठीक है। इस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में। वीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा आयोग का स्थापना 1979 में किया गया। और यह जो दूसरा पिछड़ा आयोग की जो स्थापना 1979 में हुआ, ये अपना रिपोर्ट कब दिया? तो यह रिपोर्ट 1980 में दिया। 1980 में दिया। और इसे लागू कब किया गया बताइए? लागू भी नहीं हुआ, विरोध कर दिया कांग्रेस वाला। लागू कब हुआ? तो 1990 में इसको लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1990 में लागू किया गया वीपी मंडल आयोग के सिफारिश पर। क्योंकि अध्यक्षता तो वहीं कर रहे थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे आपका विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और इसको लागू करवा दिए। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि ओबीसी को 27% तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात किया गया? तो 27%। ठीक है। तो आपसे कहेगा कि प्रथम पिछड़ा आयोग का स्थापना कब हुआ? 1953 में। और दूसरा 1979 में। रिपोर्ट कब दिया? 80 में। लेकिन लागू कब किया गया? 1990 में। ठीक है। और इसको लागू कौन सा प्रधानमंत्री करवाया था? विश्वनाथ सिंह के द्वारा लागू करवाया गया। और ओबीसी को कितना प्रतिशत का आरक्षण मिला? तो 27% तक का आरक्षण दिया गया। अब देखिए ये जैसे ही लागू हुआ ना, तो जो समान वर्ग के जो जनरल कैटेगरी से जो आते थे, ये पूरे देश में क्या किए? विरोध किए। ठीक है। समान वर्ग वाले क्या किया पूरे देश में? समान वर्ग वाले क्या किए? तो पूरे देश में क्या किए? तो विरोध किए। ये लोग क्या किए? तो पूरे देश में विरोध किया। और सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज किया, मतलब याचिका दर्ज किया। किसने? तो समान वर्ग वाले लोग। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस आया। इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत 1992 में। ठीक है। इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत 1992 में। इंदिरा साहनी केस कब हुआ? तो 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण सही है। ओबीसी का जो आरक्षण था वह सही है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही है। कब कहा था? तो इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा कि ओबीसी को जो आरक्षण 27% मिला है वो क्या है? तो वह सही है। अब देखिए ओबीसी का आरक्षण सही है, इसके लिए उन्होंने और जो सुप्रीम कोर्ट था एक और इसमें नियम लगा दिया कि ओबीसी को आरक्षण सही है। और उसी समय ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया? तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि जिनकी सालाना आय, ठीक है, जिसकी सालाना आय मतलब ओबीसी के अंतर्गत जो भी आता है, अगर उसका सालाना आय 8 लाख या
अधिक, 8 लाख से अधिक है, 8 लाख है या 8 लाख से अधिक है तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा और उसको 27% तक जो आरक्षण है वो 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका जो है ये सालाना आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, ठीक है, उनको जो है ना क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा और उनको 27% तक का आरक्षण दिया जाएगा। तो इनको किस में रखा जाएगा, क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अरे कितना बच्चा सब हाला करता है यार। नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया। किसको, जिसकी सालाना आय 8 लाख से कम है, ठीक है, आज भी मिलता है। अब देखिए अभी अभी जो है एसी एसटी के लिए भी अब सुनने में आ रहा है कि क्रीमी लेयर उसमें भी लागू होगा, मतलब जिनकी सालाना आय 8 लाख है, ठीक है, या उससे अधिक है, अब उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। एसी एसटी का जो आरक्षण मिलता है उससे कम अगर जिसका है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ईडब्ल्यूएस को भी थोड़ा सा समझ ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस को 10% तक आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण इसको दिया गया। इसमें भी वही कहा गया कि जो 8 लाख से जिसके सालाना है 8 लाख से अधिक है या बराबर है उतना ही है, उसको 10% तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका सालाना 8 लाख से कम है उसको जो है ना 10% तक का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कौन आते थे, तो ओबीसी एससी एसटी नहीं आते थे, इसमें जो जनरल वाले आते हैं, जैसे राजपूत बंजार जो भी ईवर कैटेगरी से आते हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा गया है। इसको लागू कब किया गया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको लागू। चलिए अब देखिए अब अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। कहता है कि आप किसी के साथ छुआछूत का भावना आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप छुआछूत किसी से आप करते हैं कि हाँ वह छोटी जाति से है, वो बड़ी जाति से है, ठीक है, मतलब आपको छुआछूत नहीं करना है। अगर छुआछूत करेंगे तो वो जा सकता है कहाँ पे, वह सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये छुआछूत का ये अनुच्छेद क्यों डाला गया, क्योंकि पहले जो है ना बहुत अधिक छुआछूत किया जाता था। दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, मंदिर में पूजा मतलब नहीं करने दिया जाता था। दलित जिस रास्ते से गुजरते थे, ठीक है, उस रास्ते को जो है ना मतलब धुला जाता था पानी से। कहने का मतलब मंदिर के अगर रास्ते सामने से अगर गुजर गया कोई दलित तो मंदिर को धोया जाता था। दलितों को जो है स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, इतना ज़्यादा छुआछूत था। उस सब चीज़ों को देखते हुए अनुच्छेद 17 में यह नियम बनाया गया कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। इसको देखते हुए एक अधिनियम आया 1955 में आया, जो भारत की संसद ने लेकर आई थी। क्या था, तो 1955 में एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। 1955 में एक अधिनियम आया जिसका नाम क्या था, अस्पृश्यता निरोध अधिनियम 1955। कब आया, तो 1955 में आया, इसलिए से कहते हैं अस्पृश्यता निरोध अधिनियम। इस अधिनियम का जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया, नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम 1955। ये आया कब, ठीक है, तो ये आया 1976 में। नाम कब चेंज किया गया, तो 1976 में जो है नाम चेंज कर दिया गया। अस्पृश्यता निरोध अधिनियम को सिविल अधिनियम संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1955। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्पृश्यता निरोध अधिनियम सबसे पहली बार कब आया, तो 1955 में आया। इसका नाम कब चेंज किया गया, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 ईस्वी में किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 में कहता है उपाधियों का अंत।
उपाधि का अंत। देखिए, पहले के लोगों को जब उपाधि मिलता था तो अपने नाम के आगे लगा करके बहुत अपने आप को क्या समझते थे, बड़ा समझते थे, और जिसको नहीं मिला रहता था उसको नीचा दिखाने का काम करते थे। इस सब को देखते हुए मेरा जो संविधान सभा थी, उन लोग क्या किया, तो उपाधि को अंत कर दिया। बोला कि किसी भी को भी अगर कोई उपाधि मिलता है तो अपने नाम के पहले नाम के बाद नहीं लगा सकता है उपाधि। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया लोग ये लोग। लेकिन इसमें 3 लोगों को छूट दिया लोग। ठीक है, 3 लोग कौन कौन है? एक आपका हो गया सेना, एक हो गया पुलिस प्रशासन, एक हो गया आपको शिक्षा के क्षेत्र वाले लोग, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, टीचर लोग, शिक्षक लोग, उन लोगों को इसमें छूट दिया गया। देखिए, 3 ना कह करके हम एक कह सकते हैं कि सैन्य क्षेत्र। अब सैन्य क्षेत्र में पुलिस भी आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें पुलिस भी आ जाएगा, इसमें सेना भी आ जाएगा। ठीक है, और एक दूसरे का क्या है, तो दूसरे का हो गया शिक्षा क्षेत्र। दूसरा क्या हो गया, तो शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा आपका, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। इन लोगों को क्या दिया गया, तो उपाधि अपने नाम के पहले लगाने का इन लोगों को छूट दिया गया, बाकी लोगों को छूट नहीं दिया गया। अब देखिए, अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, प्रथम पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो दिया जाता है। भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 के तहत क्या दिया जाता है, तो आपको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, किया गया। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग जो है ना लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी हम लेकर के आएँ। तो चलिए, आज एक ही पार्ट में देखिए सब बताना पॉसिबल नहीं है, फिर अगले जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार जितना हो सके उतना हम देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर सबको लेकर के चलेंगे तो। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार का फर्स्ट वीडियो था, फिर सेकेंड वीडियो भी आएगा, हो सकता है थर्ड वीडियो भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कीजिए।